देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी को आंख बंद करके वोट देने वाले एक बड़े समुदाय ने आखिरकार 20,000 समर्थकों को एक साथ एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों बताएंगे कौन सा ये बड़ा समुदाय है जिसने 2024 के अंदर भी बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए थे दोस्तों, और पूरा माहौल भाजपा के खिलाफ बना दिया था, जिसके बाद 400 का सपना देखते देखते बीजेपी दोस्तों 40 पर आकर अटक गई। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के इलेक्शन के अंदर एक ही परिवार के 6 लोगों को बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा दोस्तों, 6 के 6 चुनाव हार गए। बताएंगे कौन सी सीट पर यह जबरदस्त तरीके का अजूबा हुआ है दोस्तों, और कौन है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट बताएंगे उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र और आखिरकार राजस्थान के अंदर अरावली समेत अन्य मुद्दों को लेकर क्यों किसानों का आंदोलन जबरदस्त तरीके से भड़क रहा है दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी को समर्थन करने वाले लोगों को पछतावा भी होने लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से आंख बंद करके वोट डालने वाले एक बड़े समुदाय ने बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा के अंदर नेहरू स्टेडियम में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना यानी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले राजपूत समुदाय के सबसे बड़े संगठन की ओर से जन क्रांति आंदोलन का आह्वान किया गया था दोस्तों। बीते दिन 11 घंटे तक यह आंदोलन चलता रहा, जिसमें तकरीबन 20,000 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस जिले का यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। शाम तक लगातार आंदोलन जारी रहा दोस्तों। ऐसे में शाम होते होते राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करते हुए इस आंदोलन के बजाय राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बोला है दोस्तों। आपको बता दें कि समाज के सभी लोगों से बुलवाया गया और पूछा गया कि क्या नई पार्टी बनानी चाहिए, तो 20 से 25,000 लोग वहां पर मौजूद थे और सबने एक साथ हाथ उठाकर नई पार्टी बनाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद करणी सेना के अध्यक्ष बोले, कहा करणी सेना ने पार्टी बनाने का समर्थन प्राप्त किया है और करणी सेना ने वचन लिया है कि वे आरएसएस के तर्ज पर अपना खुद का संगठन बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है दोस्तों। न्यायिक जांच के साथ साथ केस वापसी, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में सुधार, आर्थिक आरक्षण, किसानों के मुद्दे, बिजली के स्मार्ट मीटर और शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, गौ संरक्षण के साथ साथ पूर्व सैनिक और मीडिया कर्मियों से जुड़ी मांगों को दोहराते हुए कहा गया कि इन मांगों पर बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही और इसीलिए आरएसएस और बीजेपी को समर्थन करना बंद करना पड़ेगा और नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। जल्द नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ये वही संगठन है जिसने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया था दोस्तों, और बीजेपी को आंख बंद करके वोट देने वाले राजपूत समुदाय के सबसे बड़े संगठन ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। ये बीजेपी के लिए धरती हिलने से कम कोई खबर नहीं है दोस्तों, यानी बीजेपी की धरती हिलने जा रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि राजपूत समुदाय के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था दोस्तों। सहारनपुर जैसी सीटों पर बीजेपी को राजपूत समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत गए। 2024 के अंदर करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने राजपूत समाज का अपमान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान की कई सारी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ा दोस्तों, और राजपूत समुदाय के लोगों के वोटों के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यानी जिस वोट को बीजेपी ये मानकर चलती है कि ये वोट इनके पास से जाएगा ही जाएगा, वो वोट भी बीजेपी से छिटक गया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब 2025 के लिए ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर और भी कई सारे समुदाय जो बीजेपी को एक तरफा वोट करते हैं, वे सभी लोग भाजपा को वोट देने के बारे में जरूर चिंतन करेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जबरदस्त तरीके का खेला हो गया दोस्तों। बीजेपी ने एक प्रभावशाली नेता के परिवार के 6 लोगों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने एक भी व्यक्ति को नहीं चुना दोस्तों। परिवार के 6 भाजपाई उम्मीदवारों को बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ के अंदर लोहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दोस्तों, यहाँ पर 6 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने एक ही परिवार के उतार दिए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रभावशाली नेता माने जाने वाले गंजन सूर्यवंशी को मैदान में उतारा गया था दोस्तों। उनको एनसीपी की ओर से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारे गए। शरद पवार ने चुनाव हरा दिया दोस्तों। शरद पवार एनसीपी के लोकल लीडर थे और सूर्यवंशी की जो पत्नी थी गोदावरी सूर्यवंशी और भाई सचिन सूर्यवंशी और सिस्टर इन लॉ थी दोस्तों सुप्रिया सूर्यवंशी और ब्रदर इन लॉ थे युवराज वाघमेरे, और यहाँ तक कि अपने भांजे की पत्नी को भी चुनाव लड़वा रहे थे दोस्तों। इनके भांजे की पत्नी रीना व्यावहारे भी यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं। सबके सब यानी 6 के 6 उम्मीदवार एक ही परिवार के भारतीय जनता पार्टी के बुरी तरीके से चुनाव हार गए दोस्तों। सोचिए कितना गुस्सा होगा स्थानीय
नेता को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के 6 के 6 उम्मीदवार जो बीजेपी ने परिवार के उतारे, एक प्रभावशाली परिवार के लोग उतारे दोस्तों, सबके सब हार गए। इससे पता चलता है कि जनता बीजेपी के परिवारवाद को यहाँ पर तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग सीटों को लेकर नतीजा सामने आया, लेकिन इस म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के रिजल्ट जो आए दोस्तों ये काफी चौंकाने वाले थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में देश भर के अंदर किसानों के आक्रोश को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। दरअसल अपडेट ये है कि राजस्थान के टिब्बी तहसील के अंदर 10 दिसंबर को जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ था। एथेनॉल के प्लांट को लेकर किसानों का व्यापक आंदोलन देखने को मिला। महापंचायत बुलाई गई और जनवरी के अंदर फिर से महापंचायत बुलाई जा रही है और आंदोलन लगातार जारी रखा जाएगा जब तक एथेनॉल का प्लांट बंद नहीं कर दिया जाता। इसी तरीके से महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और उड़ीसा के अंदर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर खाद की कमी के साथ साथ किसानों की आत्महत्या से जुड़े मामले को लेकर 1 दिसंबर को जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ दोस्तों। ऐसे ही 8 दिसंबर को पंजाब के अंदर किसानों ने कई शहरों में जन विरोधी, उपभोक्ता विरोधी विद्युत संशोधन विधेयक 2025 यानी बिजली कानून का विरोध किया दोस्तों, और यहां तक कि रेलवे रोककर प्रदर्शन किया गया। इसी तरीके से उड़ीसा के अंदर भी किसानों ने भारी विरोध किया और नियमगिरी पहाड़ियों के आसपास किसानों और आदिवासी एक बार फिर से तब परेशान हो गए जब वेदांता के चीफ अनिल अग्रवाल ने अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके ऐलान किया कि इलाके में बॉक्साइट की माइनिंग को मंजूरी देने के लिए दूसरा जनमत होगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनमत हुआ था जिसमें डोंगरिया, कोंद आदिवासी जनजातियों ने एक मत से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वोट डाला था दोस्तों। इसके बाद विरोध और तेज हो गया। वहीं पर गुजरात के अंदर भी बेमौसम बरसात के कारण भारी संख्या में किसान मैदान में उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश के हर कोने के अंदर किसानों का आंदोलन किसी न किसी मुद्दे को लेकर चल रहा है दोस्तों। अगर ये सारे आंदोलन एकजुट हो जाते हैं और एक व्यापक आंदोलन शुरू होता है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरने वाली है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि किसानों के सारे मुद्दों को एकजुट करके जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए ताकि दूर तक आवाज पहुंचे और सब किसानों को उनका समाधान मिले दोस्तों। कहीं खाद की समस्या है, कहीं पर पहाड़ियों पर किए जा रहे अतिक्रमण का मामला है और अब तो अरावली वाला भी मुद्दा काफी ज्यादा किसानों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर आजकल एक अलग ही तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। भारत के मीडिया में 2 खेमे खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दरअसल हुआ ये कि ऐसा दावा किया जाता है कि सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर दूरदर्शन पर सरकार के पैसे खर्च करके आम जनता के टैक्स के पैसे खर्च करके 15 करोड़ रुपए सुधीर चौधरी को दिया जा रहा है शो करने के लिए। केवल 1 घंटे का शो होता है दोस्तों, प्राइम टाइम में यह शो करवाया जाता है। ऐसे में सुधीर चौधरी के शो को लेकर 15 करोड़ रुपए दिए जाने पर अर्नब गोस्वामी इतने ज्यादा नाराज है कि आजकल AQI से लेकर अरावली का मुद्दा हो या फिर इंडिगो का मुद्दा हो, भाजपा सरकार को जमकर लपेट रहे हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में भी उन्होंने कई तरीके के मुद्दे उठाए और बीजेपी सरकार को घेरते हुए अर्नब गोस्वामी खुलकर मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। अब अर्नब गोस्वामी का एक और क्लिप काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है जिसमें अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि क्या सरकारी चैनल से उम्मीद की जाए, दूरदर्शन से उम्मीद की जाए कि वो प्रदूषण के ऊपर कुछ बोलेगा, सरकार का चैनल कुछ बोलेगा, वहां पर 15 करोड़ में सरकारी एंकर के तौर पर काम करने वाला व्यक्ति कुछ बोलेगा। कुल मिलाकर उनका इशारा सुधीर चौधरी की ओर था दोस्तों और सुधीर चौधरी को आईना दिखाते हुए जब ये बातें बोल रहे थे तो काफी ज्यादा तारीफ की गई अर्नब गोस्वामी की। यानी खुलकर देखा जा रहा है कि अब 2 ग्रुप मीडिया के अंदर बन चुके हैं। एक अर्नब गोस्वामी का जो सरकार को डायरेक्ट निशाने पर ले रहे हैं और दूसरा सुधीर चौधरी का जो हर मामले में सरकार को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। वैसे भी सरकार के पैसे पर यूं कहिए कि आम जनता के पैसे सरकार सुधीर चौधरी को देकर शो करवा रही है। तो सुधीर चौधरी तो कभी भारत के असली मुद्दों पर सवाल भी नहीं खड़े करेंगे दोस्तों, लेकिन अर्नब गोस्वामी इसी बात से भड़के हुए और कहीं ना कहीं आप उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है दोस्तों। हालांकि अर्नब गोस्वामी की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सवाल कब तक उठाते रहेंगे और कुछ दिनों के बाद फिर से विपक्ष पर हमला करने लगेंगे। लेकिन आज की स्थिति में अर्नब गोस्वामी हो सकता है कि इस बात से नाराज है कि उनके पास सरकारी फंड नहीं आ रहा और अर्नब गोस्वामी को तो सीधा सीधा 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सरकारी चैनल पर काम करने के लिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन जब तक अर्नब गोस्वामी जनता की आवाज उठा रहे हैं और भाजपा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो एक जर्नलिस्ट का काम होता है, तब तक तो इनको सपोर्ट किया जा सकता है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक ज्ञान देने वाला बयान सामने आया है दोस्तों। मोहन भागवत एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चरखा चला चलाकर स्वराज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में जब ये भाषण दे रहे थे दोस्तों, तो इस पर अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर रवीश कुमार ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि 1942 के आंदोलन के समय अंग्रेजों को चरखे से इतनी चिढ़ थी कि हर घर में जाकर चरखों को नष्ट कर रहे थे। डर इतना था कि खोज कर चरखे नष्ट किए जा रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता जब जेल में थे तो इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने सेना को
भेज भेज कर चरखों को तोड़ा, यानी चरखों से इतना ज्यादा डरते थे अंग्रेज और ये एक प्रतीकात्मक तौर का विरोध हो रहा था। जनता चरखे को आंदोलन का प्रतीक समझ कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे दोस्तों, और इसीलिए अंग्रेज चिड़े हुए थे चरखे से। आप सोचिए, जो अंग्रेज चरखे से चिड़ा हुआ था कि ये आंदोलन का एक प्रतीक बन गया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि चरखा चला चलाकर स्वराज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने दावा किया है कि 41 नगर पालिका के अंदर पार्टी को जीत मिली है और 1006 नगर पालिका के सेवक कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिन्हें आगे किया था दोस्तों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संपल ने अपने हिसाब से पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस करवाया है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में कहा कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि संघ को समझना है तो संघ को संघ के दृष्टि से देखना पड़ेगा, संघ से ही देखना पड़ेगा। भागवत ने कहा कि बहुत से लोगों की प्रवृत्ति होती है कि संघ को बीजेपी के चश्मे से समझना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। संघ को देखकर नहीं समझा जा सकता, उसको अनुभव करके समझा जा सकता है, यानी संघ अनुभव का नाम है। कुल मिलाकर दोस्तों, आरएसएस को लेकर लोगों के मन में जो एक तरीके का गुस्सा होता है, एक तरीके की नेगेटिव छवि है, उसे दूर करने के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी की नजरों से नहीं बल्कि आरएसएस को आरएसएस की नजरों से देखिए। अब ये सवाल समझ में ही नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर आरएसएस को आरएसएस की नजर से देखने का क्या मतलब होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो दोनों एक ही है, ये बात सब मानते हैं। आरएसएस की कोख से बीजेपी का जन्म हुआ है, ये बात सबको पता है, और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन है। चाहे एबीवीपी हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो या फिर तमाम अन्य संगठन हो, सबके सब किसी न किसी तरीके से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे संगठन ही तो दृष्टि है आरएसएस की, यानी आरएसएस किस तरीके का है उसके संगठन से पता चलता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले एक दूसरे के इतने नजदीक हैं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों सेम लगती है लोगों को। हालांकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का दावा है कि आरएसएस को बीजेपी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हालांकि दोस्तों आप लोग अगर मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही है, केवल शब्द अलग अलग है, यानी एक को बीजेपी बोला जाता है, एक को आरएसएस बोला जाता है, इससे ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों की विचारधारा और सब कुछ एक ही जैसी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखेगा मोहन भागवत के बारे में, जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से नहीं बल्कि आरएसएस को अनुभव से जाना जा सकता है। साथ साथ अडानी को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सेठ बोलकर निशाना साधती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उस मामले पर अपनी राय दी है जिसमें राजस्थान के एक जज को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसने अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी के खिलाफ फैसला लिया था। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि राजस्थान की एक कमर्शियल कोर्ट ने जज ने राष्ट्रीय सेठ अडानी के खिलाफ फैसला दे दिया। यह फैसला जैसे ही आया उसी दिन जज को पोस्ट से हटा दिया गया, साथ में बाद में जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया। जज ने अडानी के खिलाफ जो फैसला सुनाया था उस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ये मामला 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार का जुड़ा हुआ है जो अडानी ने किया था। दरअसल अडानी ने राजस्थान की सरकारी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कोयला खादान से कोयला निकालना था और नजदीकी रेल लाइन तक पहुंचाना था, जिसके लिए कोयला खादान से रेलवे स्टेशन तक पटरी बिछवानी थी, लेकिन अडानी समूह ने ऐसा नहीं किया। इसके उलट ट्रकों में कोयला भर भर कर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया और अडानी ने बाकायदा 1400 करोड़ रुपए का किराया भी वसूला। बाद में अडानी का लालच और ज्यादा बढ़ गया, उसने 1400 करोड़ रुपए में जो देरी हुई उसका इंटरेस्ट भी मांगा। इसके बाद सरकार की कंपनी कोर्ट पहुंची जहां पर अडानी के खिलाफ आदेश आया था और उस पर जुर्माना भी लगा था, लेकिन राष्ट्रीय सेठ अडानी के खिलाफ कोई फैसला कैसे सुना सकता है। नरेंद्र मोदी हरकत में आ गया और उसी दिन जज का तबादला हो गया, पोस्ट से हटवा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ये मोडानी गाथा है जहां मोदी और अडानी देश को लूट रहे हैं और इस लूट पर सवाल उठाने वालों को सजा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर अडानी और मोदी को फिर से जोड़ते हुए राष्ट्रीय सेठ बताते हुए निशाना साधते हुए ये सारी बातें कही है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बीएमसी का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि वो किसी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी अकेले कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अकेले का मतलब यह है कि वो शिवसेना, यूबीटी या फिर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि नए इक्वेशन के साथ में राज्य के अंदर अपनी मजबूत स्थिति दिखाएगी। दोस्तों पार्टी ने फैसला लिया है कि वो वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से वीबीए के जोड़े जाने को लेकर लगातार प्रयास जारी है। दोस्तों प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है और बीएमसी चुनाव में आंबेडकर से गठबंधन को लेकर पूछा जा रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर प्रकाश आंबेडकर राजी हो जाते हैं तो फिर बीएमसी के चुनाव में एक और मोर्चा जबरदस्त तरीके से मैदान में उतरेगा, जिसमें दलित समाज के लोगों के बीच में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले और दलित समाज की पार्टी वीबीए पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति में धुएंधार तरीके से एंट्री करेगी। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चुनावी बॉन्ड रद्द किए गए लेकिन पैसों की धारा रद्द नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
बाद पारदर्शिता के दावे किए गए, मगर हकीकत यह है कि ट्रस्टों के जरिए राजनीतिक चंदा 3 गुना बढ़ गया। 2024-25 में 3,811 करोड़ के कुल चंदे में से 82% अकेले बीजेपी को मिला, जबकि कांग्रेस को 8% से भी कम मिला। नाम बदले, रास्ता बदला, मगर पैसा वहीं पहुंचा जहां पहले जाता था, यानी बॉन्ड गए, सिस्टम नहीं बदला। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा आज की डेट में भी बीजेपी को ही मिल रहा है। सोचिए 2024-25 में यानी इलेक्टोरल बॉन्ड बैन होने के बावजूद 3,811 करोड़ रुपए के चंदे अकेले बीजेपी को चले गए। 82% का चंदा बीजेपी को आज की डेट में मिल रहा है। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तो लॉटरी लगी हुई है दोस्तों, जमकर बीजेपी को बड़े बड़े उद्योगपति पैसा दे रहे हैं, और पैसा यूं ही फ्री में तो दिया नहीं जाता, ऐसा सब लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, इस लेवल पर जो बीजेपी को पैसा मिल रहा है तो ये क्या कारण हो सकता है। साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस धीरे करके संस्थागत रूप से अपने कब्जे में ले रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संस्थान का संचालन किसी विचारधारा के द्वारा नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान के द्वारा किया जाना चाहिए, ये मांग की है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जन संसद की तस्वीर शेयर की गई है। दोस्तों, इस तस्वीर में सांख्यिकी संस्थान के छात्रों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात है दोस्तों। और गंभीर चिंताएं जताते हुए राहुल गांधी ने शिक्षकों और छात्रों से बात करते हुए उनसे जाना कि कैसे संस्थानों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। धीरे धीरे करके देश के लगभग सभी संस्थानों पर बीजेपी और उसका पैतृक संगठन आरएसएस वैचारिक तौर पर कब्जा करना चाहता है। छात्रों ने बताया कि ज्यादातर जो कोर्स है वो आरएसएस के विचारधारा के इर्द गिर्द हो चुके हैं। जो शोध यानी रिसर्च का जो प्रोग्राम है वो भी आरएसएस की विचारधारा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। संस्थागत तौर पर ऐसी बातें की जा रही है जिसका विरोध प्रचंड तरीके से किया जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी, यानी अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई अरावली पहाड़ की है तो उसको अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा, और वहां पर खनन किया जा सकता है दोस्तों, माइनिंग की जा सकती है। और माइनिंग का मतलब होता है पूरे एरिया को खत्म कर देना, यानी तोड़फोड़ कर देना, पहाड़ों को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, यानी एक तरीके से पहाड़ों को खत्म कर देना। ऐसे में अगर 100 मीटर वाले डेफिनेशन की बात करें कि अगर 100 मीटर तक कोई पहाड़ी है तो उसको अरावली का पहाड़ नहीं माना जाएगा। इस परिभाषा के तहत लगभग 90% अरावली का क्षेत्र अरावली का पीक नहीं माना जाएगा, यानी अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा, और वहां पर खनन हो सकता है। एक तरीके से दोस्तों अरावली पहाड़ को समाप्त करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। इसी और इशारा करते हुए जोरदार तरीके से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री है, वो कहते हैं कि 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित है, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है। उनका दावा है कि ज्यादातर जो भूमि है वो टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन के साथ साथ अन्य अलग अलग मामलों को लेकर रिजर्व रखा गया है। तो कुछ भी नहीं होने वाला। कुल मिलाकर दोस्तों अगर कुछ नहीं होने वाला और उनको पहाड़ियों को संरक्षित करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो क्यों वो परिभाषा को बदलने दे रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर नहीं आ रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मंजूरी दी है उसको तत्काल प्रभाव से परिभाषा को बदला जाना चाहिए। अरावली जैसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक है दोस्तों, कई बिलियन साल पहले का है, यानी भारत की जो भूमि थी जो पहले एक लैंड पीस के तौर पर जाना जाता था, वहां पर भी अरावली पर्वत हुआ करते थे और हिमालय से भी काफी करोड़ों साल पुराने हैं। ऐसे में ऐसे पर्वतों को बचाना बहुत जरूरी है, वरना राजस्थान के रेगिस्तान के जो बालू है वो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के और अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेंगे दोस्तों, और ज्यादा स्थिति खराब होगी। अगर अरावली तोड़ा जाता है तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मंत्री के इस बयान पर क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर मानते हैं कि ये केवल खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इसीलिए परिभाषा के ऊपर बोलने की जगह कह रहे हैं कि 90% संरक्षित है, लेकिन परिभाषा बदलने की क्या जरूरत थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ खंडवा में कांग्रेस पार्टी के नेता यशवंत सिलावट को पुलिस ने महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिलावट रविवार को दोपहर कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान कोतवाली के स्टाफ के साथ पहुंची महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। कोतवाली थाने में कुछ देर तक पूछताछ की गई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके महाराष्ट्र ले जाने का फैसला लिया। दोस्तों आपको बता दें कि साल भर में सिलावट ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय से लेकर हर न्यायालय तक याचिका लगाई थी, लेकिन अब भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो समीकरण बने दोस्तों उसको वो संभाल नहीं पाए और गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पूरा मामला है सिरपुर तालुक पुलिस ने हत्या के प्रयास से जुड़े केस को लेकर ये गिरफ्तारी की है। साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार ने मनरेगा के ऊपर बुलडोजर चलाया है। सोनिया गांधी जी की ओर से वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता जमकर मुकाबला करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर बोला गया है कि वो इस लड़ाई में एकजुट रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनरेगा जैसे प्रोग्राम के साथ खड़ी रही है, लेकिन आज मनरेगा प्रोग्राम को पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है, उसकी अवधारणा को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए भाजपा
भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा। सोनिया गांधी जी ने आदेश भी जारी कर दिया है। साथ साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया है कि वो स्कूलों के अंदर 10,000 कमरों के अंदर एयर प्योरीफायर लगाएंगे। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि एयर प्योरीफायर लगाने की जगह जो प्रदूषण के मेन कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है उस पर कब रोक लगाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जो समस्या है उस पर काम करने की जगह समस्या को टालने के लिए केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए इधर उधर की बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 10,000 एयर प्योरीफायर लगाने से बच्चों के जीवन को पूरी तरीके से संरक्षित नहीं किया जा सकता, अगर लोगों के बारे में कोई चिंता है, इनको आम जनता की चिंता है, तो सबसे पहले जो बाहर का प्रदूषण है उसे कम करने के लिए कोशिश करे और प्रयास करे कि जो प्रदूषण है वो पहली जगह पर ही ना हो, यानी जहां से प्रदूषण शुरू होता है वहीं पर काम करने की जगह है। और इस तरीके से एयर प्योरीफायर लगाकर केवल मामले को टाला जा सकता है, असली में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती प्रदूषण के खिलाफ। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट पहुंचे दोस्तों। इसी के साथ में असम के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। दरअसल नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि बांग्लादेश जो घुसपैठियों की सबसे बड़ी समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश में कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठियों को बसाया था और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, इसीलिए घुसपैठियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उससे पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 2004 से 14 के बीच में जो यूपीए की सरकार थी दोस्तों, उस समय से काफी कम लोगों को निकाला गया है, यानी 4 से 14 के बीच में यूपीए के शासन काल में 80 से 88 हजार घुसपैठियों को बांग्लादेश में वापस भेजा गया, डिपोर्ट किया गया। जबकि एनडीए गठबंधन की सरकार पिछले 10 साल में केवल 1800 से 3500 लोगों को वापस भेज पाई है दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश से आए लोगों को वापस भेजने में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी संख्या में वापस भेजा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पीठ थपथपा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत धन्यवाद।